जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुतार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, जैसे कि इस चैनल की खासियत है, हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के द्वारा किए गए कुछ कमेंट्स जिनमें उन्होंने पेंशन संबंधी सवालों को पूछा है, उसके जवाब तो हम देखेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ बात होगी एक ऐसे सवाल के बारे में जो आज केंद्र के हर एक कर्मचारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के मन में है। खास तौर पर तब से जब से इलेक्ट्रिक मीडिया हो या प्रिंटिंग मीडिया हो, सभी जगह या सोशल मीडिया में हर जगह ये बात चल रही है, ये अफवाह तेज है कि देखिए, क्या 8वें वेतन आयोग के तहत हमारा जो एरियर है वो लाखों में बन सकता है। अब ये कैसे संभव है, चलिए आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। तो इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप जरूर से करिएगा ताकि यूट्यूब इस वीडियो को हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक पहुंचाए। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत कुछ कमेंट्स के साथ करते हैं। देखिए, एक लिख रहे हैं कि मैम मेरे फादर 22 साल 8 महीने और 11 दिन बीएसएफ में हवलदार थे, अब फादर नहीं है। मेरी जो मदर है उनका फैमिली पेंशन उनको मिलती है, बेसिक पेंशन 10,970 रुपए है, क्या सही है? फादर 2018 में रिटायर होकर आए थे और एक्सपायर हुए थे 2020 में। देखिए, इनका कमेंट्स मैंने कई बार शामिल किया है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क करिए, कॉल करिए। ये पीपीओ चेक करके ही हम बता पाएंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ 2-3 बातें हैं। आप बता रहे हैं कि 2018 में आपके पिताजी रिटायर हुए थे, हवलदार रैंक से थे, 2020 में उनकी डेथ हो गई। जब डेथ हुई तब सर की एज कितनी थी? आपकी माताजी को इनहेंस रेट से पेंशन मिलनी चाहिए या ऑर्डिनरी रेट से? ये सारी जानकारी हमें नहीं होगी तो हम इसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बेसिक की जानकारी चाहिए तो आप प्लीज हमें व्हाट्सएप पर पीपीओ शेयर करिए ताकि इसको लेकर जो है हम जानकारी शेयर कर पाए। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम मेरे साथ भी सेम कंडीशन हुआ था, डीएसपी अकाउंट पेंशन अकाउंट नहीं था, लास्ट 3 मंथ्स स्टेटमेंट ना मिलने के कारण लाखों का हमें जो है नुकसान हुआ। मेरे हस्बैंड भी एक्सीडेंट में डेथ हुआ था, सब कार्रवाई हो गया था, लास्ट एक स्टेटमेंट की वजह से जो है पैसा नहीं मिला। मेरे हस्बैंड भी सूबेदार से रिटायर थे। देखिए, ये हमारी किसी फैमिली पेंशनर्स ने जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ आपका कि आपने ये कमेंट किया। इस चैनल पे जो हमारी फैमिली पेंशनर्स हैं, जो हमारे डिपेंडेंट हैं, सर्विस पेंशनर्स हैं, उन्होंने जो विश्वास रखा है या जितने ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं, इसकी जानकारियों को सुन रहे हैं और बाद में जो अपने एक्सपीरियंस से सुझाव है उसको भी शेयर करते हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और हमारी फैमिली पेंशनर्स ने, हमारी मैम ने, जिन्होंने ये कमेंट किया है, ये किस वीडियो में मुझे कमेंट आया था? जब मैंने ये जानकारी दी थी कि हमारे जो सर्विस में है, हमारे सर्विंग पर्सन जो है, उनके लिए जो अकाउंट है वो अलग होते हैं, रिटायरीज के लिए अलग होते हैं। अब हर एक बैंक में अलग अलग नाम से है, लेकिन कुछ नियम जो है वो सेम रहते हैं। जब कोई सर्विस पेंशन जो सर्विंग में है वो रिटायर होकर आते हैं, फिर वो अकाउंट को उनको पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट कराना होता है। अगर वो नहीं करवाया तो उसके तहत मिलने वाले लाभ नहीं मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बात नहीं हो रही है, लोकर में डिस्काउंट होता है, एजुकेशन लोन होती है, होम लोन होती है, कार लोन होती है, क्रेडिट कार्ड होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स और हैं जो हमारे सर्विस पेंशनर्स को मिलते हैं, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से नहीं मिल पा रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि जो अभी अभी रिटायर होकर आए हैं या जो पहले भी रिटायर होकर आए हैं, वो अपना अकाउंट जरूर से कन्वर्ट कराइए पेंशन अकाउंट में, इस बात का जरूर से ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि 2004 का रिटायरीज हूं, मुझे एमएसपी नहीं मिला है। देखिए सर, 2006 के पहले जो भी रिटायर होकर आए हैं उनको एमएसपी डायरेक्ट नहीं मिल रही है, लेकिन जो भी है हमारे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स जिनको ओआरओपी के तहत बढ़ी हुई पेंशन मिल रही है, ओआरओपी 1 में रिवीजन हुआ, ओआरओपी 2 में हुआ, ओआरओपी 3 में हुआ, तो जो आपकी बेसिक बढ़ी है उस बेसिक में एमएसपी इंक्लूड है, तो सभी को एमएसपी मिल रही है।
चाहे वो 1970 के रिटायरीज हो, 80 के रिटायरीज हो, उससे पहले के कभी के भी रिटायरीज हो, ओआरओपी मिली है तो एमएसपी मिल ही रही है। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम मेरे हस्बैंड 2020 में डेथ हो गई, सर्विस 20 साल और 2003 में रैंक सूबेदार पेंशन आए थे, 29,000 बेसिक है, क्या ये सही है? मैम अगर इनहेंस रेट से पेंशन मिल रही है और आप लिख रहे हैं कि 29,000 बेसिक है, तो शायद ये सही हो सकती है। आप दोबारा प्लीज कमेंट करिए जिसमें ये लिखिए कि जो आपकी पेंशन आ रही है इनहेंस रेट से आ रही है या ऑर्डिनरी रेट से आ रही है। 29,000 जो आप बता रही हैं या ये पूरी पेंशन है या सिर्फ बेसिक है? तो ये आपने जैसे लिखा है कि पेंशन 29,000 बेसिक, तो क्या आप ये कह रही हैं कि बेसिक 29,000 है? तो हो सकता है कि इनहेंस रेट से है। आप दोबारा जो है विस्तार से कमेंट करिए ताकि हम इसके बारे में जो है जवाब दे पाए। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि दादी का 19,110 रुपए होना चाहिए, दादा का 50% तो बेसिक पे, रिटायरमेंट पेंशन था 31,850 रुपए, फैमिली पेंशन दादा का जो है रिटायरमेंट पर 63,700 रुपए, इसका 30% होगा। किसी डिपेंडेंट ने ये कंफ्यूजिंग वाला कमेंट किया है, लेकिन मैं इसका जवाब यहाँ पर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि देखिए पेंशन की जो गणना होती है इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइए। पेंशन सही आ रही है नहीं आ रही, आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करेंगे तो हम इसको लेकर आपको जवाब देंगे। पर आपके हिसाब से अगर आप ये सोचेंगे कि पेंशन कम आ रही है, तो देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, थोड़ा सा भी आपके मन में डाउट होगा कि मेरी पेंशन सही नहीं आ रही, तो आपको क्या करना है, आपको जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क करना है, ना कि ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आना है। कई बार लोग बोलते हैं कि हाँ सही बात है आपकी पेंशन सही नहीं आ रही है, आप मुझे थोड़ा सा पैसा दीजिए मैं आपकी पेंशन सही करा दूंगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसी सारी परेशानियों से हमें बचना है। अगर आपको लगता है कि पेंशन सही नहीं आ रही, आप पीपीओ शेयर करिए मुझसे या फिर आप नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि क्या मैडम एमटीएनएल पेंशन को भी 8 पे कमीशन मिल सकता है, ये बता दीजिए हमको प्लीज। अगर एमटीएल के जो कर्मचारी हैं वो 8वें वेतन आयोग के दायरे में आते हैं तो आपको जो है इसका लाभ जरूर से मिलेगा। अभी आप थोड़ा ये चेक कर लीजिए कि आपको क्या 7th पे कमीशन के हिसाब से पेंशन मिल रही है या कैसे पेंशन मिल रही है। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि जय हिंद मैम, मैं आरटी रेजिमेंट से रिटायरमेंट हुआ हूं और मेरे को 2008 में लोकल डिस्चार्ज कर दिया था और मैंने कोर्ट केस किया था जिसमें मेरी पेंशन 2020 में लग गई। मेरे को तकरीबन 17 लाख रुपए मिला था। इसमें 2008 से लेकर 2020 तक का 12 साल का गैप रहा है। तो जो पैसा 17 लाख मुझे मिला उस पर उस पूरी रकम का ब्याज मुझे मिल सकता है क्या? मैम इसके बारे में मुझे कुछ बता दीजिए प्लीज। सर इसके बारे में आप एक बार जो है आपके एडवोकेट से कांटेक्ट करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब कोर्ट का ऑर्डर होता है उसमें क्लियरली लिखा होना चाहिए कि जो ये पैसे दिए हैं उस पर अतिरिक्त ब्याज मिले या ब्याज के साथ भुगतान करिए, ऐसा कुछ कोर्ट के ऑर्डर में भी लिखा होता है। तो इसके लिए जो है आपके जो एडवोकेट सर हैं आपको उनसे ही बात करनी चाहिए। बाकी अगर आप सोशल मीडिया में कोई ऐसा वीडियो आपने देखा है जहां पर ये कह रहे हैं कि ऐसे कोई मामलों में एरियस दिला दिया या एरियस मिल रहा है, तो इसको लेकर कोई लेटर्स वगैरह अलग से मेरे ध्यान में नहीं आया है जहां ये लिखा है कि ये जो पैसा मिलता है उस पर अतिरिक्त ब्याज भी देना चाहिए। उस लेटर को मैंने ढूंढने की, ऐसा कोई सर्कुलर या ऐसा कोई मेमोरेंडम मैंने ढूंढने की कोशिश की थी पर मेरे ध्यान में नहीं आया। पर जब भी इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी होगी मैं वीडियो में जरूर से शेयर कर दूंगी। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम प्लीज पर्स में माइग्रेट क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। देखिए अगर पुराने रिटायरीज हैं तो उनका भी अगर स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ है तो एक बार आप रिकॉर्ड से संपर्क कर सकते हैं। नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड में जाकर भी आप जो है इसके लिए बात कर सकते हैं। बाकी स्पर्श में माइग्रेशन जो है वो ऑटोमेटिकली होता है, जब नंबर आ जाता है हो जाता है। तकरीबन 1 साल पहले तक ये खबर थी कि 40 से 50 हजार पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स का माइग्रेशन अभी भी बाकी है। अभी की हालिया स्थिति क्या है इसके बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगी,
पर अगर आपको ज्यादा इस बारे में चिंता है कि कहीं माइग्रेशन रह न जाए, तो आप नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क करके भी या अपने रिकॉर्ड से संपर्क करके भी माइग्रेशन के लिए जो है आवेदन कर दीजिए, बात कर लीजिए वो क्या रिप्लाई करते हैं। बाकी नॉर्मल जिनका भी माइग्रेशन हुआ है वो खुद ब खुद हुआ है, उसके लिए कोई भी अतिरिक्त कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। तो ये थे कुछ कमेंट्स जिसके हमने जवाब देखे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सोशल मीडिया में जो ये खबर वायरल हो रही है उसके बारे में, जहां पर कहा जा रहा है कि देखिए 8वें वेतन आयोग के तहत लेवल 6 के कर्मचारियों के लिए एरियर का अनुमान लगाया गया है। 20 महीने के एरियर और 4 संभावित फिटमेंट फैक्टर का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण है ये, जिसको अभी हम समझ रहे हैं। देखिए 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा, सबसे पहले इसको देखते चलिए। नवंबर 2025 जब आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टर्म ऑफ रेफरेंस जो है वो नोटिफाई हुए थे। 18 से 24 महीने रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमेटी को 18 से लेकर 24 महीने का समय दिया गया था। 2026 की दूसरी छमाही यानी जून के बाद जो है अनुमानित कार्यान्वयन और जनवरी 2026 से 20 महीने के बकाया का एक मुश्त भुगतान जो है, यानी 2026 की दूसरी छमाही, इसके बाद हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना एरियर वगैरह बनेगा। अब देखिए आपके एरियर की गणना कैसे होती है। नया अनुमानित मूल वेतन जो 8वें वेतन आयोग के तहत आपकी बेसिक बनेगी, वर्तमान मूल वेतन यानी 7वें वेतन आयोग के तहत आपको जो है एरियर जो बेसिक मिल रही है, मासिक वेतन वृद्धि, मंथली आपकी सैलरी वगैरह में जो है कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो आपका कुल एक मुश्त एरियर यानी टोटल लमसम एरियर कितना बन रहा है, ऐसे इस तरीके से जो है उसकी गणना होती है। फिटमेंट फैक्टर क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए फिटमेंट फैक्टर ही वो मल्टीप्लाई है जिससे हमारी सैलरी, पेंशन और अलाउंसेस में तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन हमारा एरियर लाखों में होगा या हजारों में होगा, ये फिटमेंट फैक्टर ही तय करेगा। उदाहरण देख लीजिए 2.0 फिटमेंट फैक्टर है, यहाँ पर 35,400 रुपए बेसिक मानकर चलिए, उसको हमारे फिटमेंट फैक्टर यानी 2.0 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 70,800 रुपए यहाँ पर बन रहे हैं। 2.0 फिटमेंट फैक्टर का सीधा अर्थ है कि नए वेतन आयोग में आपका मूल वेतन दोगुना हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से, और जितना भी वेतन बढ़ेगा, बेसिक जितना भी बढ़ रहा है उसके हिसाब से जो है आपका एरियर बनेगा। अब देखिए ये जो अभी खबर वायरल हो रही है, इसमें लेवल 6 के कर्मचारियों के लिए 4 संभावित वित्तीय परिदृश्य है। ये यहां पर देखिए फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने से एरियर में कितना फर्क पड़ रहा है, इसके बारे में इस टेबल में बात की गई है। अब यहाँ पर पे लेवल 6 है जो उसकी बेसिक के हिसाब से कैलकुलेशन किया गया है। तो देखिए फिटमेंट फैक्टर आप देख पा रहे हैं 2.15, 2.28 या 2.57 के हिसाब से यहाँ कैलकुलेशन किया गया है। नया अनुमानित मूल वेतन रिवाइज बेसिक पे अगर 2 फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो 70,800 रुपए, 2.15 मिल रहा है तो 76,110 रुपीज, इसके साथ 2.28 मिल रहा है तो 80,712 रुपीज, और 2.57 जो 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर था अगर वो मिल रहा है तो 90,978 रुपीज। अब मासिक वेतन वृद्धि कितनी हो रही है, यानी मंथली पेंशन सैलरी कितनी बढ़ रही है, 35,400, कहीं 40,710, 45,312, और अगर 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिला तो 55,578 रुपए तक जो है ये जा सकता है। अब 20 महीने का कुल एरियर देखिए कितना बनता है। जैसे जैसे फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा बढ़ रहा है एरियर का अमाउंट भी बढ़ रहा है। 7,08,000, 8,14,200 रुपए, 9,06,240 रुपए, 11,11,560 रुपए, कुछ इस तरीके से 20 महीने का एरियर जो है वो बन रहा है। तो जैसे कि आपने समझा जितना फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होगा उतना जो है एरियर। देखिए 20 महीने का एक मुश्त एरियर, आपका अंतिम पे आउट क्या हो सकता है, अधिकतम और न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर के बीच एरियर में 4 लाख से अधिक का भारी अंतर है। 7,08,000 यहाँ फिटमेंट फैक्टर अगर 2.0 है तो, इसी तरीके से फिटमेंट फैक्टर 2.15 है तो 8,14,000, 9,06,000 अगर फिटमेंट फैक्टर 2.28 है तो, और 11,11,000 अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 यानी 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर है तो कुछ इस तरीके से अगर फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होगा तो हमें फायदा भी ज्यादा होगा। तो ये कुछ अनुमान था कि कैसे फिटमेंट फैक्टर हमारे जो एरियर में असर डालेगा वो भी, और इसके साथ साथ अभी जो सोशल मीडिया में ये खबर चल रही है कि पे लेवल 6 के का यहाँ पर एरियर का कैलकुलेशन वगैरह करके बताया था, तो उसके बारे में अभी हमने बात की। बहुत सारे थंबनेल में आपने भी देखा होगा कि कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में लाखों रुपए का एरियर वगैरह, इस तरीके से बात हो रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये बात सही तो है। अब कैसे सही है,
फिटमेंट फैक्टर कम से कम अगर मैं बात करूं या मानकर भी चलिए तो 2.0 फिटमेंट फैक्टर कम से कम इतना तो केंद्र सरकार देगी। अब ऐसा इसलिए कि अगर केंद्र सरकार जहां कम फिटमेंट फैक्टर के बारे में सोच रही है, वहीं पर जो कर्मचारी संगठन है या पेंशनर्स के संगठन है, उन्होंने भी कमर कस ली है कि फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा अच्छा ही चाहिए। और इसके साथ साथ जो दूसरी सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करिए। अगर इस तारीख पर केंद्र सरकार नहीं मानेगी तो आने वाले दिनों में वो भी सोच के, कर्मचारी संगठन भी सोच के बैठे होंगे कि क्या करना है। अगर 1 जनवरी 2026 से, जैसे कि 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू हो गया है, इस दिन से वेतन आयोग लागू माना जाएगा, तब से लेकर जितना भी वेतन आयोग लेट हो रहा है उतने महीनों का एरियर जो लाखों में जा रहा है, अगर ज्यादा फिटमेंट फैक्टर ना भी बना, 2.0 भी फिटमेंट फैक्टर बना, तो भी हमने देखा कि पे लेवल 6 जो है उनका 7,08,000 तक जो है फिटमेंट फैक्टर ये एरियर पहुंच रहा है 8वें वेतन आयोग में। इसीलिए जो हम खबर सुन रहे हैं अभी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी जो है सच्चाई तो जरूर से है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि 8वें वेतन आयोग के तहत हमें कितना फायदा होता है। और आज के इस वीडियो में हमने कुछ कमेंट्स देखे और साथ में बात की 8वें वेतन आयोग के एरियर की। अब ये सारी जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।